वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लिबरलाइजेशन के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है उदारीकरण। अगर हम उदारीकरण के अर्थ की बात करें तो उदारीकरण का अर्थ होता है हर एक क्रियाकलाप के लिए लिबरल होना, लिबर्टी प्रदान करना। तो अगर शैक्षिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप कम करना हो तो उसको हम कहेंगे लिबरलाइजेशन इन एजुकेशन। तो इसका अर्थ है शैक्षिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप कम करना और निजीकरण को प्रोत्साहन देना। मतलब लिबरलाइजेशन इन एजुकेशन मीन्स रिड्यूसिंग गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एनकरेजिंग प्राइवेटाइजेशन। उदारीकरण से अभिप्राय है शिक्षा की नीति निर्धारण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अवांछित नियमित शक्तियों को मुक्त करवाना, और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को राज्य के अवांछित नियंत्रण से मुक्त करवाना है। अगर लिबरलाइजेशन की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट कब आया, इसके बारे में जैसे ये बात तब हुई जब हमारी भारत की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, लोअर डाउन हो गई। जैसे जैसे हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, इसके बाद 1990 के दशक में एक ऐसा वक्त आया जब भारत की कंडीशन इकोनॉमिकली क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी। इस कंडीशन को सही करने के लिए उस वक्त जो हमारे देश के वित्त मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, तो उन्होंने एज ए वित्त मंत्री ये डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे। उस वक्त जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। तो पीवी नरसिम्हा राव और जो हमारे वित्त मंत्री थे उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि अगर हमने देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को हमने सही करना है तो इसके लिए हमें लिबरलाइजेशन को सामने लाना पड़ेगा कि जो हमारे रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं उनको इतना इजी और इतना सबके लिए सिंपल बनाना है कि अगर फॉरेन की कंट्रीज़ इन्वेस्ट करना चाहती है भारत में तो हम क्या करेंगे, हम उस क्षेत्र में उनको क्या देंगे, मौका देंगे। जब सरकार में शिक्षा, उद्योग अथवा कंपनी आदि किसी सेवा सेक्टर पर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है और तो प्रतिबंध लागू किए जाते हैं और कार्य करने की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाती है। इसलिए विकास प्रक्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को गतिमान करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने ये नीति अपनाई कि हम क्या करेंगे, उदारीकरण की प्रक्रिया को सामने लाएंगे और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, अपने जो रूल्स हैं, अपने जो एक्ट हैं, वो क्या करेंगे, इतना लिबरल कर देंगे कि क्या होगा, उदारीकरण आने के बाद अगर बाहर की ग्लोबलाइजेशन लेवल पे, वैश्वीकरण लेवल पे अगर बाहर की कंट्रीज़ हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उनको क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। तो लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स टू फ्री इट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट का कोई भी डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल उसमें नहीं रहेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर बेस्ड ऑन द assumption that market forces could guide the economy in a more effective manner than government control. Example of one of the other undeveloped country like Korea, Thailand, Singapore, etc. that had achieved rapid economic development as a result of the liberalization were kept in consideration. क्योंकि उस वक्त जब बाहर की कंट्रीज़ के इकोनॉमिक की ग्रोथ को जब देखा गया और स्टडी किया गया तो लास्ट कंक्लूजन यही निकला कि जब हम लिबरल रखेंगे अपनी पॉलिसीज, रूल्स और एक्ट को तो क्या होगा, हम ग्रोथ कर पाएंगे। ये मैंने बात की। अगर हम 1990 के दशक की बात करें तो 20 जून 1991 की शाम जब कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा नवनियुक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिले और उन्हें 8 पेज का एक टॉप सीक्रेट नोट दिया। इस नोट में बताया गया था कि किन कामों को प्रधानमंत्री को तुरंत तवज्जो देनी चाहिए। जब उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव ने ये टिप्पणी पढ़ी तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उनकी यह पहली टिप्पणी थी, क्या भारत की आर्थिक हालत इतनी खराब है?
तो उनका जवाब था, नहीं सर, वास्तव में इससे भी ज़्यादा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की हालत ये थी कि वो अगस्त 1990 आते आते सिर्फ 3 अरब और 11 करोड़ डॉलर रह गया था। तो जनवरी 1991 में भारत के पास मात्र 89 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा रह गई थी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के पास 2 सप्ताह के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा बची थी। तो देखिए कितना क्रिटिकल टाइम उस वक्त था जब भारत को नीड थी एक ऐसी पॉलिसी की जो क्या करे, भारत की करेंसीज इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी उसको क्या करे, सही करे। जो उदारीकरण की जो नीति थी, वास्तव में इस नीति का मतलब था कि कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाना या वस्तुओं के आयात पर बहुत कम शुल्क देना। कहें तो हमने उस नीति की जगह विश्व व्यापार प्रणाली को अपनाया कि विश्व लेवल पे हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। जो हमारे पास वस्तुएं हैं वो हम बाहर बेचेंगे और बाहर की वस्तुएं जो हमें मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करने के लिए हमने हमारे देश ने क्या बनाई, एक नीति बनाई। तो वही नीति क्या थी, आपकी उदारीकरण की नीति थी। और अगर इसकी बात करें ये कब आई थी, तो ये आपकी आई थी इन 1991 और इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया इन 1991 में वो था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर कंबाइंड फॉर्म में इसको कहें तो इसको एलपीजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछें व्हाट इज़ एलपीजी, तो ये है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, जिसमें एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन एंड जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। इसी पॉलिसी को द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बात करती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण मेनली कि वैश्वीकरण हमने करना है, ग्लोबल लेवल पर हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। उसके लिए हम क्या अपनाएंगे, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट जो कंपनीज है उनका क्या लेंगे, हम सहारा लेंगे। और प्राइवेट कंपनीज क्या करेंगी, जो टैक्स है वो पे करेगी गवर्नमेंट को। और उन प्राइवेटाइजेशन के लिए हम जो अपनी पॉलिसीज है वो क्या रखेंगे, लिबरल रखेंगे, कि उनके लिए इतनी हम ज़्यादा मतलब जैसे फाइनल टच गवर्नमेंट करेगी लेकिन उनको फ्रीडम देगी काम करने के लिए, अपने लेवल पर उनके लिए भी काम करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो इसी को ही कहा गया हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म और इसी को ही कहा गया द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991। तो जिसमें आज हम सिर्फ बात करेंगे लिबरलाइजेशन की, जिसको हिंदी में मैंने बताया कि क्या कहते हैं, उदारीकरण। अगर हम उदारीकरण की परिभाषा की बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसके तहत एक राज्य कुछ निजी व्यक्तिगत गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा देता है। और उदारीकरण तब होता है जब कोई पहले की प्रतिबंधित चीज अब प्रतिबंधित नहीं रखी जा रही होती है, और जब सरकारी नियमों में ढील दी जाती है। आर्थिक उदारीकरण अर्थव्यवस्था में राज्य की भागीदारी भी क्या होती है, कम होती है। तो उदारीकरण जैसे मैंने कहा, लिबरल करना अपनी पॉलिसीज को। अगर प्राइवेट कंपनीज उस काम को करना चाहती है तो उनको करने देना है। और उनके लिए जो चीज़ें हैं, जैसे आजकल जो भी प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आप भी बीएड कर रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं। तो ये कॉलेज भी कब आया, इन 1991 में, जब लिबरलाइजेशन आया। नहीं तो बीएड करने के लिए भी स्टूडेंट्स को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था और सीट्स कम होती थी तो सबको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी। तो यही चीज़ें थी कि एजुकेशन का उदारीकरण होना भी क्या था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कहीं ना कहीं ये हम हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें रिफॉर्म्स टेकन ड्यूरिंग लिबरलाइजेशन, तो इसमें फर्स्ट था एबोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कि उसको क्या किया जाए, उसका एबोल्यूशन किया जाए, जो आपकी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होती है और रजिस्ट्रेशन होता है। और लिबरलाइजिंग द एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट आपका है
MRTP Act stands for the Monopolistic and Restrictive Trade Practices. It was established in 1969 and it checks the concentration of economic power in few hands. मोनोपोली का मतलब होता है कि एक ही हाथ में क्या होती है, आपकी पावर्स होती हैं और वही क्या रखता है, पूरा चेकआउट रखता है उस चीज़ का, चाहे वो ट्रेड हो। लेकिन जो लिबरलाइजेशन थी वो बात करती थी कि अगर आप ग्रुप में काम करेंगे, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, अगर आप एक कोई भी आपने अपनी संस्था बनाई है और संस्था के थ्रू अगर आप कोई काम करते हो, तो लिबरलाइजेशन के अंतर्गत वो एक के हाथों में नहीं बल्कि वो सभी उसमें क्या कर सकते हैं कि अपने एरिया को डेवलप कर सकते हैं, अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए ये चीज़ें क्या की गई, लाई गई। इसके बाद फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज, फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, फ्रीडम टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी, फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। उसके बाद लिबरलाइजेशन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें इंडिया को। और इन्वेस्टमेंट में इज मोर देन 24% इन द इक्विटी कैपिटल ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स रिजर्व्ड फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और उसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था, FIPB, is a competent body to consider and recommend foreign direct इन्वेस्टमेंट। तो मेनली होता है कि चेक तो गवर्नमेंट रखेगी पूरा, ठीक है, कि कितनी परसेंटेज अगर किसी फॉरेन को कितनी मिलेगी, इंडिया को उसका क्या बेनिफिट होगा, अपने बेनिफिट्स तो देखेगी, लेकिन काम करने के लिए कहीं ना कहीं रूल्स क्या होंगे, लिबरल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। ओके, अब हम लिबरलाइजेशन में ही बात करेंगे। फर्स्ट क्या है आपका, इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन, कि इंडस्ट्रीज किसी ने अगर ओपन करनी है इंडिया में तो वो उसके लिए भी क्या देंगे, हम लिबरलाइजेशन देंगे। तो आपकी एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, रिडक्शन इन आपका रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, facilitated easy access to foreign technology, restriction were removed on expansion and opening the economy to FDI। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, फॉरेनर क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन में। अगर कंपोनेंट्स ऑफ लिबरलाइजेशन की बात करें तो नंबर 1 है आपका इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन, सेकंड है आपका ट्रेड लिबरलाइजेशन, आपका फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन और आपका फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स। अगर फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें तो ये होता है आपका टैक्सेस से रिलेटेड, गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है। अगर जैसे मुझे किराएदार रखने हैं तो मुझे फैसिलिटी है कि मैं अपना घर अगर मेरे पास बड़ा है तो मैं किराए पे किसी पर्सन को रख सकती हूँ, तो चाहे बॉन्ड भरे चाहे कुछ भी इस तरह की फैसिलिटी है कि आप दे सकते हो। इसी तरह से कि अगर मेरी अपनी पार्किंग है तो मैंने क्या करना है, पार्किंग के लिए मैं वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरी इनकम बहुत ज़्यादा है तो मुझे गवर्नमेंट को क्या देना है, टैक्स देना है। तो वो किसके अंडर आता है, आपका फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका, इस रिफॉर्म का, तो इस रिफॉर्म का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि एनुअल ग्रोथ इन जीडीपी, जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट थे उसमें क्या हुआ, एनुअल ग्रोथ देखने को मिला। अ रेट ऑफ ग्रोथ दैट विल डबल एवरेज इनकम इन अ डिकेड, ठीक है, मतलब डबल हो गई एवरेज इनकम से। तो रैपिड ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज particularly स्ट्रॉन्ग। सब कुछ जो फैसिलिटी मिलनी थी, क्योंकि बाहर से जब चीज़ें लाई गई और यहाँ की बेची गई तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फ़ायदा भी हुआ और कहीं ना कहीं हर चीज़ सबको अवेलेबल भी हुई। उसके बाद ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करें तो ट्रेड में पॉलिसी अलाउइंग डोमेस्टिक प्रोवाइड्स ऑफ गुड्स, कि घर के घरेलू कामकाज के लिए जो चीज़ें थी वो टू कंप्लीट मोर फ्रीली इन द वर्ल्ड मार्केट एंड फॉरेन प्रोवाइडर्स टू कम्पीट मोर फ्रीली इन डोमेस्टिक मार्केट्स में क्या कर सकते थे, वो फ्रीली
मतलब compete कर सकते थे या फिर पार्टिसिपेट कर सकते थे या फिर फ्रीडम थी उनको अपनी चीज़ें सप्लाई करने के लिए। तो ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म्स में एलिमिनेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद आपका एडॉप्शन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन की बात करें तो फाइनेंस में जैसे हम पैसा बैंक में रखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसकी क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। लेकिन अगर हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं काम करने के लिए, तो फॉरेन के जो बैंक थे वो भी क्या करते थे, इंडिया में उन्होंने इन्वेस्ट किया, और यहाँ से अगर किसी को काम करने के लिए मनी अगर चाहिए तो उनको वो चीज़ें क्या थी, मनी मिलता था, लेकिन परसेंटेज उनको गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती थी। तो ये किसके अंडर आता है, आपका फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन। अब देखिए कि गवर्नमेंट की, हमारे देश की हालत इतनी मतलब ख़राब थी कि अगर यहाँ पे कुछ भी काम करना था तो उसके लिए मनी कहाँ से दिया जा सकता था। तो बैंक ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो इसके अंडर रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट एंड रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस, कि कोई भी चीज़ है, अगर मैं खेती बाड़ी भी करती हूँ, अगर मैं इंश्योरेंस उसका करती हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर मुझे बाद में फ़ायदा होता है तो मैं गवर्नमेंट को दूंगी। ठीक है, जो पैसा लिया है उसका कुछ मनी मुझे सब्सिडी भी हो सकती है या फिर मैंने पे भी करना है। लेकिन अगर मेरा नुकसान हो जाता है तो लाइसेंस, अगर उसमें इंश्योरेंस है तो मुझे वो पैसा सरकार भी देगी। तो कहीं ना कहीं एक मतलब इंश्योरेंस था, श्योरिटी थी कि कोई भी काम करना है तो मुझे उसमें लॉस नहीं होगा बल्कि बेनिफिशियल रहेगी हर चीज़। और फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें तो इसमें मैंने कहा कि ये हेल्प करता है टू रेज द रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। दिस फर्दर हेल्प टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। जैसे मैंने कहा कि टैक्सेस जो पे करने पड़ते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या होता है आपका फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस क्या थे। फर्स्ट था कि नीड फॉर एलिमिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द बुक्स, कि जो बुक्स में लिखा हुआ था उनको एलिमिनेट करने की, कि बहुत स्ट्रिक्ट जो रूल थे उनको एलिमिनेट करने की क्या थी, ज़रूरत थी। और शार्पली रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। उसके बाद मूविंग टुवर्ड सिंगल विंडो क्लियरेंस। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड अप टू 2012, पावर जनरेशन एंड पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रोड्स, पोर्ट्स एंड रेलवेज। तो देखिए यहाँ से पता लग रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर लिबरलाइजेशन कितना हुआ। तो 1990 और 91 में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन 94 टू 95 में कितना हो गया, 5138 राइज किया। और उसके बाद हर ईयर क्या करता गया, ये ग्रोथ होता ही गया, बल्कि 2002 और 3 के दशक में ये थोड़ा सा क्या है, कम देखने को मिला। लेकिन उसके बाद ये राइज किया, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन के बाद बाहर फॉरेन जो कंट्रीज थी उन्होंने इंडिया में क्या किया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि देश में बहुत राइज हुआ। और अगर मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ आपने करना है तो इंडिविजुअल अगर आप करोगे तो कुछ चीज़ें अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर हाँ, आप मेजॉरिटी के साथ काम करोगे, कि आप अपना स्कूल भी ओपन करना चाहते हैं, उस स्कूल को ओपन करने के लिए आप 4-5 इकट्ठे मिलके काम करते हैं, तो क्या है कि आप कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ क्या है, आपकी जो सक्सेस है वो 100% होगी ही होगी। तो अगर लिबरलाइजेशन की जो नीति थी उसको लाने का मेन मकसद यही था कि भारत अकेले रह के किसी भी चीज़ में ऊपर नहीं उठ सकता। अगर वो सभी देश मिलके काम करें, सबको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए कि आप भी काम कर सकते हो, तो सब मिलके क्या कर सकते हैं, जो हमारे डेवलप्ड कंट्री वाला जो मतलब हमारा एक गोल है अचीव करने का, वो क्या कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं। तो लेकिन फैसिलिटी देती बार लॉज या रूल्स इतने
इतने भी फ्लेक्सिबल ना हो कि हम दोबारा से गुलाम हो जाएं, लेकिन इतने भी स्ट्रिक्ट ना हो कि कोई यहाँ पे काम ही ना कर सके। तो कहीं ना कहीं ये जो लिबरलाइजेशन की नीति थी ये बहुत अच्छी थी, बल्कि तीनों को साथ करवाना चाहिए था। तो मुझे क्लैरिटी करवाने के लिए मैंने एक ही टॉपिक को चूज़ किया। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आपका ग्लोबलाइजेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियो। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।